हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 10th से 11th में जा रहे हैं और कॉमर्स लेने का प्लान कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, कॉमर्स क्या है। बट जब तक आपको क्या पढ़ना है उसका एक्चुअल सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। क्या मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताऊंगी? नहीं, मैं आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी कर दूंगी, ब्रीफ में समझा भी दूंगी ताकि आपको आगे डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करे। देखो, सबसे पहले कॉमर्स के 3 मेन सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं? सबसे पहला अकाउंटेंसी, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा बिजनेस स्टडीज़। हम एक एक करके सभी के सिलेबस को जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने अकाउंट्स के सिलेबस में। देखो, पूरा ही 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स की होगी और आपका प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। अकाउंट्स का सिलेबस जानने से पहले क्या हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। देखो, होता क्या है कि एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो क्या उन सभी ट्रांजैक्शन को वो याद रखेगा? नहीं, कि आज मैंने ये खरीदा था, आज मैंने वो बेचा था, आज मेरा यहाँ से पैसा आया था, आज मैंने वहाँ पैसा दिया था। नहीं, वो याद नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा? उन सबको रिकॉर्ड करेगा। तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करके सारा काम हो जाएगा? नहीं। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करेगा? उन सभी ट्रांजैक्शन को समराइज करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। तो अकाउंटिंग इज समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या समरी निकाल के भी काम बन जाएगा? समरी हम निकाल क्यों रहे हैं? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर पाए, ताकि हम ये जान पाए कि जितने भी हमने ट्रांजैक्शन करे हैं उससे हमें मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है। तो अकाउंटिंग इज एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के भी हमारा काम हो जाएगा? नहीं। उसके बाद हम ये निकालेंगे कि क्या हमारी कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। अगर उसके पास प्रॉफिट है तो वो कर सकती है, या फिर हमारी कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। दिवालिया कब निकलेगा? जब वो लॉस में चले जाएगी। तो अकाउंटिंग इज रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर हम पूरे ही मीनिंग को समराइज करें तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज summarizing of transaction, it is analyzing of transaction, and it is reporting of financial transaction of a business। पूरा ही सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट सी पूरा प्रोजेक्ट वर्क है, एंड देन पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम नीचे स्क्रॉल करके समझते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर देखो, होता क्या है, जब आप जैसे आपने 10th में साइंस पढ़ी थी तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए ना। जैसे मोमेंटम क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है। वैसे ही अकाउंट्स में भी आपको कुछ कुछ चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ताकि आगे आप जब बढ़ो, आगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स करो, आपके लिए आसानी हो हर चीज़ को समझना। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सारे ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझेंगे। फिर क्या आता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और गैप। गैप, ये वाला गैप नहीं, गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है? नहीं समझ आया। देखो, हर जगह जहाँ पर भी मेस होने का संभावना है, जहाँ पर भी चीज़ें खराब होने की संभावना है, वहाँ पर हम रूल्स ले आते हैं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप गाड़ी रोड पे लेके आते हो, तो क्या आप कहीं पे भी गाड़ी को डाल देते हो? कभी भी यू टर्न ले लेते हो? क्या रिवर्स पे चला देते हो? क्या कभी भी कितनी भी स्पीड पे चला देते हो? नहीं। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब सोचो, अगर वो रूल्स ना होते, अगर ट्रैफिक लाइट ना होती,
तो कोई भी कहीं से भी आता और भिड़ जाता और चीज़ें क्या हो जाती, मैस। तो रूल्स क्यों लेके आए, ताकि चीज़ें स्मूथली वर्क करे। वैसे अकाउंट्स में रूल्स क्यों लेके आए, प्रिंसिपल्स क्यों लेके आए, गाइडलाइंस क्यों लेके आए, ये गैप को क्यों इंट्रोड्यूस करा, ताकि चीज़ें स्मूथली वर्क करें। समझना बहुत इजी है, बस टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा इजी है। फिर हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमने जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो कैसे रिकॉर्ड करना है, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। फिर हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी तो आपको पता होगा, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं, थोड़ा पैसा सरकार को भी देना पड़ता है, तो वो हमारा जीएसटी है। फिर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आता है, ये मोस्टली हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसमें हम बहुत सारी बुक्स बनाना सीखेंगे, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, जर्नल, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले। फिर उसके बाद हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन तो बोला भी नहीं जा रहा है, समझा कैसे जाएगा। देखो मैं आपको बहुत ही आसान वे में एक बार समझा देती हूँ कि होता क्या है। देखो दो टाइप की बुक होती है, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। वो अपने सारे ही कैश के ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिख देता है। पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। कभी कभी ऐसा होता है कि पासबुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है और कैश बुक में वो एंट्री नहीं रिकॉर्ड हो पाती। एग्जाम्पल, जैसे आपने अपने दोस्त को उधार दिया था 1000 रुपये, उसने क्या करा, सीधे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए। आपको कानों कान खबर नहीं लगी, तो क्या बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हाँ, क्योंकि उसने डाल दिए, वहाँ पर एंट्री बन गई होगी। पर क्या आपने रिकॉर्ड करे वो 1000 रुपये, नहीं। तो पासबुक और कैश बुक में 1000 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। तो इसी डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने में, इसी डिफरेंस को सही करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या समझ में आया? अगर आपको 30% भी समझ में आया ना, आपका मतलब अगर आपको 30% भी आपके दिमाग में गई वो चीज़ें, या थोड़ी बहुत भी रिलेटेबल लगी, तो दैट इज़ इनफ। क्योंकि अब ये फर्स्ट ही चीज़, मतलब ये फर्स्ट ही क्लास है, फर्स्ट ही एक्सप्लेनेशन। इतनी जल्दी हर चीज़ नहीं समझ में आती है। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप कोई फ़ोन 15,000 रुपये का लेके आए, उसको आपने 1 साल मस्त यूज़ करा, फिर 1 साल बाद क्या आप उसे 15,000 का बेच दोगे? नहीं, वो सस्ते में बिकता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सपोज वो 5,000 में बिका, तो जो 10,000 का डिक्रीज आया वो क्या है, हमारा डेप्रीसिएशन। फिर हम पूरा डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में समझेंगे, कितने मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस मतलब, कभी कभी क्या होता है, हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं, हमसे कुछ गलती हो सकती है ना, तो उस गलती को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बना के। जब हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा मैच कर जाएगा, तो मतलब हमने कोई भी गलती नहीं करी है। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब, कभी आपसे गलती से मिस्टेक हो गई, तो उसको आप सही करोगे ना, तो उसको कैसे सही करना है, कितनी टाइप्स की मिस्टेक होती हैं, उन सबको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ेंगे। पार्ट बी आएगा हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और हमारी अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगी। बस इतना ही है, हाँ इतना ही है, और बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। अकाउंट्स से बहुत सारे लोग डरते हैं, बट हमें नहीं डरना। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। क्या इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स की है? जी हाँ, इसमें भी 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी दो बुक्स होंगी, जब आप बुक्स लेने जाओगे। मैं बुक्स में भी वीडियो बनाऊंगी कि हमें कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब आएगा। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्टैट्स, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर से सेंस बनाने को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो। नंबर से सेंस बनाना मतलब, जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मुझे 50 बच्चों के नंबर बताए गए और मैंने लिख दिए। क्या वो लिखे हुए नंबर कोई सेंस बना रहे हैं? क्या मुझे उससे मैं कुछ कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ? मैंने बस लिख रखे हैं वो नंबर? नहीं। अब मैं इन्हीं नंबर को एक टेबल में लिख दूँ, उनका एवरेज निकाल दूँ, तो क्या अब मैं कुछ कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ? क्या अब मेरे से कोई पूछेगा कि मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे बिलो एवरेज हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे अबव एवरेज हैं, तो क्या मैं अब उनको बता पाऊंगी? क्या अब वो नंबर सेंस बना रहे हैं? तो जब भी नंबर को हमें सेंस बनवाना होता है तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। क्या ये टैबुलर फॉर्म में जो लिखा है ये स्टैटिस्टिक्स है? क्या एवरेज निकालना स्टैटिस्टिक्स है? जी हाँ। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो हम मीनिंग, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम ये सीखेंगे हम कलेक्ट कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैंने अभी सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करे थे, तो वो हम उसका प्रोसीजर सीखेंगे। फिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक टैबुलर फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज करा था। फिर हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने ग्राफ्स देखे होंगे, 10th में ग्राफ्स बनाए भी होंगे, तो हम ही जो वो टैबुलर फॉर्म में हमें जो ऑर्गेनाइज करा है उसको हम प्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम टूल्स सीखेंगे। टूल्स में क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, जो आप पढ़ के आए होगे। कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी चेंज हुआ होगा तो उस चेंज को हम कैसे मेजर करेंगे, वो हम इंडेक्स नंबर में सीखेंगे। चेंज मतलब, जैसे 2020 में कोई चॉकलेट 100 रुपए की मिलती थी, अब 2026 में वो 150 रुपए की मिल रही है। क्या चेंज आया? 50 रुपए का। क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं कि हाँ 2020 से 2026 तक उस चॉकलेट में 50% प्राइस का इंक्रीज हुआ है? यही हम इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, स्टैट्स भी 40 नंबर की है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की है, दोनों को इक्वल इज्जत देनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो तो तब पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स का मतलब पता होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? देखो, होता क्या है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? क्या अनलिमिटेड पैसा है? क्या अनलिमिटेड पीने वाला पानी है? क्या अनलिमिटेड गोल्ड है? क्या अनलिमिटेड सिल्वर है? नहीं। पर क्या हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं? क्या हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए? क्या हमारी जो वांट्स हैं वो कभी सेटिस्फाई होती हैं? नहीं। हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। पर हमारा जो रिसोर्सेज है, जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? लिमिटेड है। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या सीखते हैं कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज छोटे स्केल में इकोनॉमिक्स को पढ़ना। 12th में जाके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बड़े स्केल में इकोनॉमिक्स को पढ़ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है इकोनॉमी का। फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब किस पॉइंट पे जाके कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है, ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज मांग, मांग नहीं, मांग, विलिंगनेस टू बाय। अभी आप बता सकते हो किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है? एलपीजी सिलेंडर की है ना। सब चाहते हैं कि हमारे घर में जितने ज़्यादा हो सके उतने एलपीजी सिलेंडर हो। तो हम डिमांड वगैरह पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड पढ़ेंगे कि कैसे डिमांड को कैसे डिटरमाइन करना है, वो पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसका हम स्केड्यूल बनाना सीखेंगे, उसका कर्व बनाना सीखेंगे, उसका स्लोप बनाना सीखेंगे, कैसे मूवमेंट होता है डिमांड में वो बनाना सीखेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट सप्लाई, कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर। हम तो कंज्यूमर थे, पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, जो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, उसका क्या बिहेवियर होगा, वो कब सप्लाई करेगा। फिर हम प्राइस डिटर्मिनेशन सीखेंगे
कि कैसे मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। क्या ऐसे करते करते हमारी इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगी? क्या आपको डिफ़िकल्ट लगी? क्या आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया तो क्या वो चीज़ रिलेटेबल लगी आपको? थोड़ी भी चीज़ें अगर अभी भी थोड़ी भी चीज़ें रिलेटेबल लग रही है ना, तो वो इजी है। ये सब कुछ इजी है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में उसको बना दिया गया है, पर हर चीज़ इजी पीजी है। फिर हम आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट में, दैट इज़ हमारा बिजनेस। ये अक्सर इजी सब्जेक्ट कंसिडर करा जाता है क्योंकि पूरा ही थ्योरी बेस होता है, पर इसको भी क्या इक्वल इज्जत देनी है क्योंकि ये भी 100 नंबर का आने वाला है, जिसमें थ्योरी हमारी 80 नंबर की है और प्रोजेक्ट वर्क हमारा 20 नंबर का है। प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके टीचर के हाथ में। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम बेसिक पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, पार्ट बी में हम थोड़ा स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है बिजनेस, ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री में जाएंगे और वो सब समझेंगे। बिजनेस का मीनिंग समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट वगैरह समझेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे, रिस्क के बारे में समझेंगे। फिर अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कभी कभी हम देखते हैं कोई चीज़ें, मतलब कुछ कुछ लोग अपनी कंपनी बनाते हैं, कुछ कुछ अपनी पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं, कुछ कुछ लोग अकेले ही सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करते हैं। तो हम वो देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। कंपनी के बारे में पूरा देखेंगे, फॉर्मेशन कैसे होते हैं कंपनी का वो जानेंगे। हम कैसे चॉइस करेंगे, हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, वो सब देखेंगे। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में समझेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके किस किस का क्या क्या फ़ायदा है, किस किस का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखेंगे। फिर हम बिजनेस सर्विसेज जैसे बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस की सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जैसे ई बिजनेस आ रहा है तो ई बिजनेस कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस से, वो हम सीखेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, क्या कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, जो हमारे देश में खड़ी हुई है, क्या उसकी हमारी टुवर्ड्स कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा पार्ट बी आ जाएगा, इसमें हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे। फिर हम बोरोइंग्स में भी जाएंगे कि कैसे कैसे बोरोइंग्स करते हैं, डिबेंचर्स कैसे इशू करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जैसे आपने सुना होगा एमएसएमई होता है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम इंटरनल ट्रेड में आएंगे। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जैसे होलसेल का बिजनेस कोई करता है तो वो कैसे करता है, रिटेल का बिजनेस कोई करता है तो वो कैसे करता है, होलसेल ट्रेड कैसे होती है, रिटेलर ट्रेड कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हम एक्सपोर्ट के बारे में सीखेंगे, इंपोर्ट के बारे में सीखेंगे, और ऐसे ही सीखते सीखते बढ़ते बढ़ते हमारी बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे तीनों ही चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। लोग क्या करते हैं, बिजनेस को सबसे ज़्यादा कम भाव देते हैं और लास्ट में रिग्रेट करते हैं क्योंकि थ्योरी इतनी आसानी से याद नहीं होते। तो इसको भी आपको फुल इज्जत देनी है क्योंकि ये भी 100 नंबर का है। अगर ये 50 नंबर का होता तो मैं आपको फिर भी बोलती कि हाँ आप इसको कम भाव दो, बट फुल इज्जत सारे ही सब्जेक्ट्स को देनी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो 12th के, पहले तो 12th का सिलेबस पे लाऊंगी और फिर मैं लाऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक्स सबसे बेस्ट होती है। मेरे पास सारी हैं तो मैं सभी का आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी कि इसमें ये चीज़ सही है, इसमें ये चीज़ गलत है। तो आगे चैनल में बने रहिए, ठीक है। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ भी समझ में आया हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो रिलेटेबल लगा, थोड़ा बहुत चीज़ें तो समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक भी करो, उसमें कमेंट ऐड भी करो कि हमें ये दिक्कतें हैं,
तो मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लो। एंड आई होप आपने लिंक्डइन अकाउंट भी बनाया होगा, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड ऑल द बेस्ट। और बहुत ही रैशनली डिसीजन लेना कि हाँ मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे इसमें जाना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स ऑप्ट करनी चाहिए, क्या मुझे साइंस ऑप्ट करनी चाहिए। बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। रश में डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो साइंस लेके बीकॉम करते थे। मेरे ही क्लास में ऐसे लोग थे जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें पीसीएम ली थी, जिसने पीसीबी ली थी, और वो बीकॉम करने बैठ गए। इसलिए उनको तो बाद में रिग्रेट हुआ, आपको बाद में ना रिग्रेट हो। इसलिए फुल टाइम लो, फुल सोचो, सारे प्रोज एंड कॉन्स निकालो, सब चीज़ सोचो और फिर ही आप डिसीजन लो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लोगे। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Bye bye.